किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं, मतलब कोई हाउस प्रॉपर्टी या कोई और कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि कोई दुकान या फिर कोई ओपन प्लॉट, वो चीज़ या तो आपने हाल ही में बेचे हो या तो वो प्रॉपर्टी आप बेचने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसे ही आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप अपनी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जितने में आपने वो खरीदे थे उससे ज़्यादा की कीमत पर बेचते हैं तो आप आते हो उस पर कैपिटल गेन टैक्स भरने के दायरे में। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि ऐसी कोई इनकम जो आपको आपकी संपत्ति को बेचने से होती है और आपकी इस इनकम को आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय दिखाना पड़ता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आप वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपाओगे, तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके इस ट्रांजैक्शन की जानकारी आपके फॉर्म 26AS से गवर्नमेंट को SFT यानी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस कैटेगरी से पता चलती है। फॉर्म 26AS क्या रहता है और उसे कैसे चेक किया जाता है, हम जल्द ही इस पर भी सेशन अपलोड करने वाले हैं, आप वो जरूर देखिएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने अपना ज़्यादा दिमाग लगाकर इसे छुपाने की कोशिश की तो बहुत ही जल्द आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से इस ट्रांजैक्शन को छुपाने का क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा और साथ ही पेनल्टी एंड इंटरेस्ट के साथ उस पर लगने वाले टैक्स को भी उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करके भरना पड़ेगा। इसलिए हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि उसे छुपाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए अब देखते हैं कि किस किस टाइप के कैपिटल गेन्स हो सकते हैं हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचकर। पहला रहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी लेस देन 2 ईयर्स यानी 24 महीने के अंदर बेचते हैं। दूसरा रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये तब होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी को 2 साल तक अपने पास रखते हो अपने नाम से और उसके बाद उसे सेल करते हो। टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप समझ चुके हो कि किस टाइप के कैपिटल गेन्स होते हैं। अब उसका टैक्सेशन कैसा रहेगा वो देखते हैं। पहला था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उस पर इनकम टैक्स के जो नॉर्मल स्लैब के हिसाब से रेट होंगे उसी के हिसाब से इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। और सेकंड जो रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर फ्लैट 20.8% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। यहाँ नोट कीजिएगा कि ये जो रेट है 20.8% वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को मिलाकर है। नॉर्मल भाषा में लोगों को आप बोलते हुए सुना होगा कि फ्लैट 20% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पे करना पड़ता है, बट सेस पकड़ के वो हो जाता है 20.8%। एग्जेम्पशन फॉर कैपिटल गेन्स फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए इसमें एग्जेम्पशन क्या रहेंगे। हर इनकम में कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए हैं, तो इसमें क्या क्या एग्जेम्पशन रहेंगे अब वो हम देखते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली इनकम ज़्यादा होने के कारण इस पर आने वाला टैक्स का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसके तहत अगर आप उस आए हुए पैसे को उनमें री इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी उस साल से आई कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 54 जो है वो डील करता है कि क्या एग्जेम्पशंस रहेंगे। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग टू एन इंडिविजुअल एंड HUF। इस सेक्शन के हिसाब से ओल्ड एसेट यानी जो आपने एसेट बेचे हो वो कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहना चाहिए, वो चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी आप उसमें रह रहे हो या आपने रेंट पे दिए हो, दोनों में से कोई भी हो चलता है।
अब जो न्यू एसेट आपको खरीदना है, जो कैपिटल गेन का आपका अमाउंट आया है, उससे आपको न्यू एसेट खरीदना पड़ेगा, वो भी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही होना चाहिए। इंक्लूडिंग फ्लैट्स, यानी यहाँ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब कोई इंडिपेंडेंट हाउस हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर फ्लैट में भी इन्वेस्ट करते हो तो भी वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही मानी जाएंगी, उसको भी इस कैटेगरी में इंक्लूड रखा गया है। अगर प्रॉपर्टी बेचने से 1 साल पहले, यानी जब आपने प्रॉपर्टी बेचे उसके 1 साल पहले, या प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल के भीतर, यानी प्रॉपर्टी जिस दिन आपने बेचे उसके आने वाले 2 साल के अंदर आप कोई नया रेसिडेंशियल हाउस लेते हो, या फिर प्रॉपर्टी बेचने के 3 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करते हो, तो आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हो। यानी एक तो या तो आपने जब प्रॉपर्टी बेचे उसके 1 साल पहले आपको प्रॉपर्टी लेना है कोई दूसरी, या तो प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल के अंदर, बाद में 2 साल के अंदर आपको नया हाउस परचेस करना है, या तो प्रॉपर्टी बेचने के 3 साल के बाद जो 3 साल रहेंगे उसके अंदर आपको आपका कंस्ट्रक्शन चालू करना पड़ेगा नई हाउसिंग प्रॉपर्टी का, तब जाके आप इस सेक्शन का फायदा उठा पाएंगे। यहाँ नोट करने वाली एक बात यह है कि अगर इस नए हाउस को भी, यानी जो ये आपने नया हाउस या तो लिए हो या तो कंस्ट्रक्ट कराए हो, उसको अगले आने वाले 3 सालों के भीतर अगर आप बेच देते हो, तो इसे खरीदने या बनाने में जितना आपको खर्च लगा था उस अमाउंट को पहले जो आपने पुराने हाउस को बेचने पर एग्जेम्पशन लिया था उससे घटा दिया जाएगा, और उस बेस पर नए हाउस पर हुए कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाएगा। अलाउड अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। अब 54 के अंदर अमाउंट अलाउ जो होता है उसका क्या नियम है। अगर कैपिटल गेन का अमाउंट नए खरीदे हुए हाउस या कंस्ट्रक्शन की वैल्यू से कम या बराबर हो तो कैपिटल गेन का पूरा अमाउंट आप एग्जेम्पशन में क्लेम कर सकते हैं। और अगर कैपिटल गेन का अमाउंट नए खरीदे हुए हाउस या कंस्ट्रक्शन की वैल्यू से ज़्यादा हो तो आप केवल नए हाउस या कंस्ट्रक्शन की वैल्यू का ही अमाउंट एज एन एग्जेम्पशन में क्लेम कर सकते हैं। इसे आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैपिटल गेन का टोटल अमाउंट या टोटल नए हाउस की वैल्यू या कंस्ट्रक्शन की वैल्यू जो भी कम होगा दोनों में से, उतना अमाउंट आपको कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन में मिल जाएगा। नंबर ऑफ हाउसेज विच कैन बी परचेज्ड फॉर क्लेमिंग सेक्शन 54 एग्जेम्पशन, यानी 54 का एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको कितने घर खरीदने की छूट दी गई है वो यहाँ हम देखेंगे। Reinvestment of the capital gain in construction or purchase of a single residential house, irrespective of the number of houses already owned by the person, if he invests the capital gain in construction or purchase of a single residential house, then capital gains exemption can be claimed। अगर आपको एग्जेम्पशन लेना है इस सेक्शन के अंदर तो आपको एक रेसिडेंशियल हाउस का या तो कंस्ट्रक्शन कराना होगा या तो उसमें इन्वेस्टमेंट यानी डायरेक्ट परचेस करना होगा। अब हो सकता है कि असेसी के पास उस तारीख में ऑलरेडी 2, 4, 5 घर हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आई हुई कैपिटल गेन से उसने कोई पर्टिकुलर एक घर में इन्वेस्ट या तो उसका कंस्ट्रक्शन कराया है तो इसका छूट उसे मिल जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2019। अब देखिए फाइनेंस एक्ट 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुआ। एज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल, इन केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स डज नॉट एक्सीड ₹2 crores, द कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन would be allowed then even if the investment is made in purchase or construction of 2 residential houses। अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो फाइनेंस एक्ट 2019 बोलता है कि आप मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस के बजाय 2 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हाउएवर दिस एग्जेम्पशन ऑफ परचेसिंग 2 रेसिडेंशियल हाउसेस कैन बी क्लेम्ड ओनली वंस, यानी ये जो आपको रिबेट मिलेंगी 2 हाउसेस में इन्वेस्ट करने की वो आपके पूरे लाइफ में एक ही बार दी जाएंगी। और अगर इसके बाद कोई भी आप
ऐसा रेसिडेंशियल हाउस बेच के फिर दूसरा लेते हो तो वहां आपको 2 हाउसेस खरीदने की परमिशन नहीं रहेगी, आप फिर एक ही हाउस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। देखिए वही चीज यहाँ लिखी हुई है, दिस एग्जेम्पशन वंस क्लेम्ड cannot be claimed in again in any other years. For all other years, investment should be made in construction and purchase of one residential house only. कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। देखिए कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम क्या रहती है और क्या पर्पस था इसको लाने का। अब देखिए साथियों, भले ही सेक्शन 54 के हिसाब से आपको हुई कैपिटल गेन से हाउस आने वाले 2 साल के भीतर या फिर नए हाउस का कंस्ट्रक्शन 3 साल के भीतर कराना है, नो डाउट, लेकिन आपको हर साल आपका इनकम टैक्स रिटर्न या गवर्नमेंट द्वारा तय किए निर्धारित तारीख से पहले भरना पड़ता है। मतलब उस तारीख तक आपको या तो नया हाउस खरीदने का या तो हाउस को कंस्ट्रक्ट कराने का डिसीजन लेना ही होगा। अगर आप वो नहीं लेते हो तो आपकी वो इनकम कैपिटल गेन वाली टैक्सेबल हो जाएगी। अब हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कि मुझे टैक्स नहीं भरना है, इसके चक्कर में कोई गलत डिसीजन ले ले, कोई गलत प्रॉपर्टी ले ले जो आपको ना लेना हो। इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया है, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। यानी कि अगर आप आईटीआर फाइल करने की तारीख से पहले इस स्कीम में अनयूटिलाइज्ड पैसा मतलब जो आपको कैपिटल गेन से पैसा आया है वो पैसा आपने न तो हाउस खरीदने न तो हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अभी तक खर्चा किया हो, तो वो अनयूटिलाइज्ड पैसा आपने डिपॉजिट करते हो इस स्कीम में, तो उसका एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। अब अगर आप जो निर्धारित समय सीमा है उसके भीतर भी ना तो आप कोई नया हाउस ले रहे हैं और ना ही कोई हाउस का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, मतलब आने वाले 2 साल में ना तो आपने कोई घर लिए और न ही आने वाले 3 सालों में आपने कोई कंस्ट्रक्शन चालू करा है किसी घर का, तो उस स्थिति में पूरा का पूरा अमाउंट आपका उस साल में कैपिटल गेन्स में माना जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि अगर जो असेसी है उसकी डेथ हो जाती है, समझो उसने इस स्कीम में पैसा डाला कि आगे आने वाले समय में वो या तो हाउस खरीदेगा या तो कंस्ट्रक्शन चालू कराएगा, लेकिन उससे पहले ही वो पीरियड होने से पहले ही वो असेसी की डेथ हो जाती है, तो वो डिपॉजिट का पूरा पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब वो पैसा कानूनी उत्तराधिकारी के लिए मिली पुश्तैनी जायदाद के रूप में होगा, ना कि किसी इनकम के रूप में। तो ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखने वाला रहेगा। सेक्शन 54 EC। देखिए ये सेक्शन क्या बोलता है, ओल्ड एसेट, लैंड और बिल्डिंग, वेदर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल। इस कंडीशन में आपने जो एसेट बेचे हो वो कोई लैंड या बिल्डिंग होना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या नॉन रेसिडेंशियल हो। और न्यू एसेट जो रहेंगी आप क्या परचेस कर सकते हो, जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है उसको एग्जाम करने के लिए स्पेसिफाइड बॉन्ड्स खरीद सकते हो आप। देखिए इसमें क्या है, कंडीशंस टू क्लेम एग्जेम्पशन। क्या कंडीशंस रहेंगी एग्जेम्पशंस क्लेम करने की? अगर किसी भी प्रकार की लैंड और बिल्डिंग को बेचने की तारीख से 6 महीने के भीतर, यानी जब आपने वो बेचे वो प्रॉपर्टी उसके 6 महीने के भीतर कैपिटल गेन का अमाउंट ये गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किए लोन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, तभी केवल आप इसका एग्जेम्पशन ले सकते हो। अगर आपने 6 महीने के भीतर नहीं किए तो उसके बाद आप ये क्लेम नहीं कर पाओगे। बजट 2018 अमेंडमेंट्स। देखिए बजट 2018 में क्या अमेंडमेंट हुआ था, विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018-19 द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 EC इज ओनली अवेलेबल ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, वेदर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि किसी भी प्रकार की एसेट को अगर हम सेल करते थे और चाहे तो वो कैपिटल गेन का अमाउंट हम स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में यूज कर सकते थे, लेकिन 2018 के अमेंडमेंट में ऐसा हुआ बजट में कि सिर्फ लैंड और बिल्डिंग को बेच के जो पैसा आया है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या नॉन रेसिडेंशियल हो, उसका पैसा आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में डाल के इस सेक्शन का रिबेट ले सकते हैं। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से
इस बॉन्ड में मिनिमम आपको 5 साल तक के लिए पैसा डालना पड़ेगा। पहले ये लिमिट केवल 3 वर्षों के लिए ही थी। If the assessee even takes a loan or advance on the security of such long-term specified assets, he shall be deemed to have converted such long-term specified asset into money on the date on which such loan or amount advance is taken, so that amount will be taxable at that time. अब देखिए, ये जो आपने डिपॉजिट किए हो, उस डिपॉजिट पे यानी को एज ए गारंटी रखकर अगर एसएससी कोई लोन और एडवांसेस उठाता है तो वो ऐसा माना जाता है कि आपने वो बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट करा लिए। तो जितना आपने वो अमाउंट कन्वर्ट कराए हो यानी वो लोन या एडवांसेस लिए हो तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। These specified bonds are usually issued by REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड एंड NHAI मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इज अप्रॉक्स 5.75%। अब ये जो इंटरेस्ट मिलता है ये जो रहेगा ये इंटरेस्ट आएगा कि इस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। Tax on the interest earned is also liable to be paid as the interest is not tax free. Allowed amount of deduction under section 54 EC. कितना अमाउंट अलाउड है? Capital gains shall be exempt to the extent it is invested in the long term specified assets subject to a maximum limit of 50 lakhs within a period of 6 months from the date of such transfer. यानी से केवल 50 लाख रुपए तक के ही वो मैक्सिमम लिमिट है जिसका आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब इसमें देखिए कि बजट 2014 में क्या अमेंडमेंट किए थे। बजट 2014 हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन अमेंडमेंट टू सेक्शन 54 EC एंड फ्रॉम FY 14-15 that is AY 15-16 onwards. The investment made by an assessee in the long-term specified asset out of capital gains arising from the transfer of one or more original assets are transferred and in the subsequent financial year does not exceed rupees 50 lakhs। यानी वही है कि 50 लाख से ज़्यादा का आप इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि मैक्सिमम लिमिट उतनी ही थी। तो उसके बाद में ये अमेंडमेंट किया गया कि मैक्सिमम लिमिट डिपॉजिट की 50 लाख रुपीस ही रहेगी। सेक्शन 54F एनी गेन अराइजिंग टू एन इंडिविजुअल और HUF। अब देखिए सेक्शन 54F क्या बोलते हैं कि ओल्ड एसेट एनी एसेट, जरूरी नहीं है कि कोई आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो यानी लैंड एंड बिल्डिंग हो, किसी भी और टाइप की इन्वेस्टमेंट आपकी रह सकती है कैपिटल की, उसको सेल करके जैसे ज्वेलरी हो गई या शेयर्स हो गए या कुछ और हो गए। इसमें नई एसेट आपको जो परचेस करना है वो रहेंगी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यानी ओल्ड एसेट जरूरी नहीं है कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची हो, लेकिन आपको इसमें नई एसेट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही लेना पड़ेगा। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ति से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर वो पूरा अमाउंट आप एग्जेम्पशन में ले सकते हो अगर या तो आपने वो संपत्ति बेचने से 1 साल पहले यानी जब वो बेचे उसके 1 साल पहले या प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल बाद के भीतर, यानी जिस दिन प्रॉपर्टी बेचे उसके बाद के आने वाले 2 साल के भीतर, या फिर प्रॉपर्टी बेचने के बाद 3 साल के भीतर यानी जिस दिन आपने प्रॉपर्टी बेचे उसके बाद आने वाले 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करते हो। तो कि आप या तो 2 साल के भीतर कोई हाउस खरीद रहे हो या तो 3 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हो अपने लिए रेसिडेंशियल हाउस का, तो ये आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये एग्जेम्पशन आपको केवल तभी मिलेंगी जब आपके पास केवल एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो। ये आप तभी उठा पाओगे जब आप ये उठाना चाहते हो उस समय आपके पास सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो, और वो भी कौन सी, उस हाउस को छोड़कर जो आपने ये एग्जेम्पशन को यूटिलाइज करने के लिए खरीदे थे। देखिए ये सेक्शन को यूज करने के लिए आपको या तो जो लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले
1 साल पहले अगर आपने हाउस लिए हो तो उस हाउस को छोड़ के आपके पास एक दूसरा हाउस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर वो संपत्ति बेचने के बाद 1 साल के भीतर या प्रॉपर्टी बेचने के 3 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी अदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप करते हो तो इस सेक्शन का आप लाभ नहीं उठा सकते। यानी इन शॉर्ट आप इजी वर्ड में ये समझ सकते हो कि प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले आप एक घर खरीद रहे हो, या तो प्रॉपर्टी बेचने के आने वाले 2 साल के भीतर आपको एक घर खरीदना है, या तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद आने वाले 3 सालों के भीतर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 हाउस प्रॉपर्टी करना है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर उसके अलावा एक प्रॉपर्टी के अलावा या तो आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदे आने वाले 3 साल में, या तो आने वाले 3 साल में आपने कंस्ट्रक्शन कराए दूसरी प्रॉपर्टी का, तो उस कंडीशन में आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। मतलब सेक्शन 54 की तरह इसमें आप 2 रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें भी मैक्सिमम अवेलेबल पीरियड का लाभ उठाने के लिए आपको ITR फाइल करने की तारीख से पहले ही कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो जब बेचते हैं तब उनको कन्फ्यूजन रहता है, या बेचने के बाद वो वरीड रहते हैं कि इसका टैक्सेशन क्या रहेगा, इसमें कोई रिबेट है क्या, तो वो मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इसमें हमने पूरे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहो तो इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।